हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं अनिल रावत, लेक्चर बायोलॉजी, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अनंतपुर फरीदाबाद आप सभी का स्वागत करता हूं एजुसेट के इस लाइव टेलीकास्ट में। बच्चों, इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 14 इकोसिस्टम। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे इकोसिस्टम के बारे में, उसका जनरल इंट्रोडक्शन कि इकोसिस्टम क्या होता है, ये कैसे फंक्शन करता है, इसके बारे में जानेंगे। इकोसिस्टम के टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स के बारे में जानेंगे, जिसमें जानेंगे नेचुरल इकोसिस्टम होता है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होता है और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होता है, एक्वेटिक इकोसिस्टम होता है। उसके बाद इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस कि जो भी इकोसिस्टम होता है कैसे काम करता है और कौन कौन सी उसकी फंक्शन यूनिट्स होती हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रोडक्टिविटी के बारे में कि प्रोडक्टिविटी क्या होती है और डिकम्पोजिशन के बारे में। स्टार्ट करें। इकोसिस्टम ए जनरल इंट्रोडक्शन। इकोसिस्टम होता क्या है? एन इकोसिस्टम इज ए फंक्शन यूनिट ऑफ नेचर वेयर living organisms interact among themselves and also with the surrounding physical environment। इकोसिस्टम जो पर्यावरण होता है, नेचर होता है, उसकी एक फंक्शनल यूनिट होती है जिसमें सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं, उसे कहते हैं इकोसिस्टम। ये चित्र आप देख रहे हैं, इस पिक्चर में आप दिखाई दे रहा है इकोसिस्टम। लिविंग कंपोनेंट जो है प्लांट्स हो गए, प्रोड्यूसर्स जितने हो गए वो लिविंग में आते हैं, एनिमल्स हो गए, माइक्रोब्स हो गए। नॉन लिविंग कंपोनेंट्स में हम बात करते हैं क्लाइमेटिक फैक्टर्स की, चाहे वो टेम्परेचर हो, एयर हो, सॉइल हो, ये सारे एबायोटिक या नॉन लिविंग कंपोनेंट हो जाते हैं। तो इकोसिस्टम क्या हुआ? लिविंग कंपोनेंट्स कैसे इंटरेक्ट करते हैं अपने फिजिकल एनवायरनमेंट से, इट इज कॉल्ड इकोसिस्टम। क्लियर? अब कंपोनेंट्स की बात कर रहे थे हम लोग, तो इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट्स होते हैं। पहला कंपोनेंट है बेटा बायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स जो होता है उसका मतलब होता है लिविंग कंपोनेंट्स। जो कंपोनेंट्स लिविंग है उन्हें कहते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स। तो फर्स्ट जो लेवल है इसका, फर्स्ट जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं प्रोड्यूसर्स के बारे में। प्रोड्यूसर्स कौन से होते हैं? जो कि फूड प्रोड्यूस करते हैं। इसमें दो कैटेगरीज होती हैं, ऑटोट्रॉफ्स और कीमो ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स जो होते हैं ग्रीन प्लांट्स जिनमें क्लोरोफिल होता है, फोटोसिंथेसिस करते हैं और फूड प्रोड्यूस करते हैं। कीमो ऑटोट्रॉफ्स मेनली बैक्टीरिया होते हैं और ये बैक्टीरिया क्या करते हैं? केमिकल एनर्जी से फूड सिंथेसाइज करते हैं। तो ये चाहे ऑटोट्रॉफ्स हो, कीमो ऑटोट्रॉफ्स हो, दीज आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स बिकॉज दीज प्रोड्यूस फूड। सेकेंड कैटेगरी की बात करते हैं, वो होती है कंज्यूमर, जो फूड को कंज्यूम करती है। ठीक है जी। चाहे अगर मान लो ऑटोट्रॉफ्स को कोई कंज्यूम करता है, वो कहलाते हैं हर्बीवोर, शाकाहारी। ठीक है जी। हर्बीवोर को जो कंज्यूम करता है वो कहलाते हैं कार्निवोर, कार्निवोर। तो अलग अलग ट्रॉफिक लेवल्स हैं, इसके बारे में डिटेल में जानेंगे इस लेसन के अंदर। तो कंज्यूमर्स में आता है प्राइमरी कंज्यूमर्स। फर्स्ट प्राइमरी कंज्यूमर में आगे आपके हर्बीवोर। सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर वो होते हैं जो प्राइमरी को फीड करते हैं, एंड टर्सरी एंड सो ऑन। तो ये कंज्यूमर्स हो गए। थर्ड कंपोनेंट होता है बायोटिक कंपोनेंट का डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स क्या होते हैं? यह माइक्रो कंज्यूमर कहा जाता है इनको। ये वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करके इनऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट करते हैं, और ताकि वो मटेरियल जितने भी हैं कंपोनेंट्स वो नेचर में रिसाइकिल हो सके, उन्हें कहा जाता है डिकम्पोजर या माइक्रो कंज्यूमर। इसमें हम पढ़ते हैं बैक्टीरिया के बारे में और फंगस के बारे में जो कि डिकम्पोजिशन करते हैं। डिकम्पोजिशन क्या होता है डिटेल में जानेंगे इस चैप्टर के अंदर। अब एबायोटिक कंपोनेंट्स की बात करते हैं।
एबायोटिक कंपोनेंट्स कौन से हैं? नॉन लिविंग कंपोनेंट, जो कि नॉन लिविंग है उन्हें कहा जाता है एबायोटिक कंपोनेंट्स। सबसे पहले आता है इसमें क्लाइमेटिक फैक्टर्स। क्लाइमेटिक फैक्टर्स में हम पढ़ते हैं लाइट के बारे में, टेम्परेचर के बारे में, रेन के बारे में, ह्यूमिडिटी के बारे में। ये क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं जो कि इकोसिस्टम को अफेक्ट करते हैं। सेकंड, एडेफिक फैक्टर भी होते हैं। एडेफिक फैक्टर जो होते हैं उसमें पढ़ते हैं हम सॉइल के बारे में, कि जो सॉइल होती है उसकी कैसी बनावट है, उसमें कौन कौन से मिनरल्स हैं। ये भी इकोसिस्टम को या लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अफेक्ट करता है। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जो वाटर होता है H2O, कैल्शियम आयंस, ये सारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं। दीज आर आल्सो पार्ट्स ऑफ एबायोटिक कंपोनेंट। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, एक्सेट्रा। तो ये बायोटिक कंपोनेंट एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स दोनों आपस में इंटरेक्ट करते हैं एंड इट्स फॉर्म ए इकोसिस्टम। क्लासिफिकेशन करते हैं इकोसिस्टम को कि पार्ट्स इकोसिस्टम के कौन कौन से हैं बच्चों। मेजरली इसको डिवाइड करते हैं नेचुरल इकोसिस्टम एंड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में। नेचुरल इकोसिस्टम जो होता है वो नेचर ने बनाया होता है, ठीक है जी, बाय नेचर। आर्टिफिशियल ये मैन मेड है, जो मैन खुद बनाता है उसे कहते हैं आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, मैन मेड इकोसिस्टम कहा जाता है। नेचुरल इकोसिस्टम में पढ़ते हैं लैंड इकोसिस्टम, कि वो इकोसिस्टम जो जमीन पे पाया जाता है, और दूसरा है एक्वेटिक इकोसिस्टम। एक्वेटिक इकोसिस्टम होता है जो कि पानी के अंदर पाया जाता है। अब लैंड इकोसिस्टम में कितने प्रकार का है, टाइप्स कितने हैं इसके। फर्स्ट, फॉरेस्ट इकोसिस्टम है जो कि फॉरेस्ट के अंदर पाया जाता है। फॉरेस्ट में अलग अलग प्लांट्स हैं, अलग अलग तरह के एनिमल्स पाए जाते हैं, उनकी अलग अलग हैबिटेट्स हैं, अलग अलग हैबिट्स हैं। सेकंड इज ग्रास इकोसिस्टम। जो ग्रास लैंड इकोसिस्टम होता है उसके जो एनिमल्स होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं, उनके हैबिटेट हैबिट्स अलग अलग होते हैं। ये ग्रासलैंड इकोसिस्टम में पड़ते हैं। डेजर्ट्स इकोसिस्टम, कि जो डेजर्ट्स के अंदर एनिमल्स पाए जाते हैं, प्लांट्स पाए जाते हैं, आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं, वो डेजर्ट्स इकोसिस्टम कहलाता है। अब एक्वेटिक की बात करते हैं, जो इकोसिस्टम पानी में पाया जाता है। इसमें पॉन्ड इकोसिस्टम, पॉन्ड के अंदर इकोसिस्टम कैसा रहता है, कौन कौन से एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं। ओशियंस के अंदर इकोसिस्टम कैसा है, और एश सीरीज का इकोसिस्टम कैसा है। तो एक्वेटिक इकोसिस्टम्स को तीन पार्ट्स में हम पढ़ लेते हैं, पॉन्ड इकोसिस्टम, ओशियन इकोसिस्टम और एश सीरीज इकोसिस्टम। अब बात करते हैं मैन मेड इकोसिस्टम की या आर्टिफिशियल इकोसिस्टम की। तो उसमें पढ़ते हैं क्रॉपलैंड्स, जो भी खेत होते हैं, वो क्रॉपलैंड्स जो होती हैं वो। एक्वेरियम, एक्वेरियम जो होता है जिसमें आपने देखा होगा कि जो फिशेस वगैरह पालते हैं, रखते हैं, ये एक्वेरियम। और जो फील्ड्स होते हैं, खेत होते हैं, ये दोनों ही आर्टिफिशियल है, मैन मेड इकोसिस्टम कहलाते हैं। अगर हम एक छोटा सा इकोसिस्टम की बात करते हैं, पॉन्ड की, ठीक है, पॉन्ड। पॉन्ड एक छोटा इकोसिस्टम है। पॉन्ड्स के अंदर आप देखेंगे तो वही बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट्स होंगे। पॉन्ड्स के अंदर फाइटोप्लैंक्टन्स जो होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स क्या करते हैं, फाइटोप्लैंक्टन ये फूड प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूसर्स हैं मेनली। उसके बाद कंज्यूमर्स आ जाते हैं इसी में, कंज्यूमर, कंज्यूमर में जू प्लैंक्टन्स की बात कर लेते हैं, और डिकम्पोजर्स में फंगस या बैक्टीरिया की बात करते हैं। पॉन्ड इकोसिस्टम एक स्मॉल इकोसिस्टम है। ऐसे ही अगर पूरे बायोस्फीयर की बात करते हैं, पूरा बायोस्फीयर जहां पे लाइफ पॉसिबल है, वो भी एक मेजर इकोसिस्टम को शो करता है। क्लियर है। स्मॉल की बात करते हैं, पॉन्ड से समझ लेते हैं। जैसे पॉन्ड रिएक्ट करता है, पॉन्ड में इकोसिस्टम वर्क करता है, ऐसे ही कंप्लीट बायोस्फीयर में भी इकोसिस्टम वर्क करता है। इस पिक्चर में आप देख पा रहे हैं, नेचुरल में टेरेस्ट्रियल, पहला ग्रासलैंड इकोसिस्टम जिसके बारे में बताया, ये फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, एंड थर्ड इज डेजर्ट इकोसिस्टम।
एक्वेटिक की बात करते हैं तो मैराइन इकोसिस्टम एंड फ्रेश वाटर, जिसमें लेक और एशरीज आ जाती हैं, रिवर आ जाती है, ये फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में आता है। आर्टिफिशियल एंड मैन मेड में एक्वेरियम में पढ़ते हैं, एक्वेरियम है या क्रॉप फील्ड्स है। तो इसके बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 1 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे एक बार कि मैन मेड या आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के एग्जांपल कौन से हैं, तो उसमें एक्वेरियम था और क्रॉप फील्ड्स थे। तो ये क्लियर हो गए होंगे आपको कि इकोसिस्टम्स के टाइप कौन कौन से हैं। अब इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस पढ़ते हैं कि कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं इकोसिस्टम के और वो फंक्शंस कैसे कैसे करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है। स्ट्रेटिफिकेशन को आप समझते हैं ए vertical distribution of different species occupying different levels is called stratification। सबसे सिंपल लैंग्वेज में आप समझिए इसको कि आपकी क्लास है, आपकी क्लास में अगर वर्टिकल बच्चों को खड़ा कर दिया जाए और वर्टिकल हाइट मापी जाए तो किसी की हाइट कम होगी, किसी की हाइट ज़्यादा होगी, किसी की हाइट सबसे ज़्यादा होगी। तो ये एक तरह से हो गया वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर हाइट। तो प्लांट्स के साथ भी ऐसा ही होता है कि किसी भी फॉरेस्ट के अंदर जो प्लांट्स होते हैं, कुछ प्लांट्स की कैनोपी काफ़ी हाई होगी, टॉप पे होंगे। देख रहे हो आप, ये वाला प्लांट देख रहे हो टॉप पे है, हाई लेवल पे है। कुछ प्लांट्स की जो होते हैं वो लोअर लेवल पे होते हैं, कुछ प्लांट्स होते हैं और लोअर लेवल के होते हैं। और सबसे नीचे एक फॉरेस्ट के अंदर ये हर्ब श्रब्स पाए जाते हैं, ग्रासेस पाई जाती हैं, सबसे नीचे लेवल होती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर हाइट जो डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है प्लांट्स का या स्पीसीज का, ये कहलाता है स्ट्रेटिफिकेशन। एग्जाम्पल दिखा रखा है, ट्री ऑक्युपाइज टॉप वर्टिकल स्टेटा और लेयर ऑफ ए फॉरेस्ट, shrubs second and herbs and grasses occupies the bottom layers। तो वर्टिकल वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन किसी भी प्लांट्स का या स्पीसीज का वो कहलाता है स्ट्रेटिफिकेशन। क्लियर। अब मेजर कंपोनेंट्स में पढ़ते हैं प्रोडक्टिविटी के बारे में कि प्रोडक्टिविटी क्या होती है। द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन पर यूनिट एरिया, बायोमास प्रोडक्शन का जो रेट है पर यूनिट एरिया ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। कि किसी भी गिवन एरिया में किसी निश्चित टाइम पीरियड के दौरान कितना बायोमास का प्रोडक्शन होता है वो कहलाता है प्रोडक्टिविटी। और प्रोडक्टिविटी को मेजर करते हैं, इसकी यूनिट्स हैं वेट या एनर्जी के लिए किलो कैलोरी, ये मेजरमेंट है। कई बार क्वेश्चन इसके बारे में पूछ चुके हैं, एक एक नंबर के क्वेश्चन में 1 मार्क्स क्वेश्चन जो आते हैं कि यूनिट क्या है इसकी, प्रोडक्टिविटी को मेजर कैसे करते हैं। इट इज यूज्ड टू कंपेयर प्रोडक्टिविटी ऑफ डिफरेंट इकोसिस्टम। तो डिफरेंट इकोसिस्टम है, उनकी प्रोडक्टिविटी क्या है, इसे मेजर करते हैं। अब जो प्रोडक्टिविटी होती है उसके दो चरणों में पढ़ते हैं, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है जो भी बायोमास प्रोड्यूस किया फोटोसिंथेसिस के द्वारा प्लांट्स ने, उसे कहते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो इट इज द अमाउंट ऑफ बायोमास प्रोड्यूस्ड पर यूनिट एरिया in a given time period by the plants by photosynthesis is called primary productivity। तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किसकी बात करते हैं, जो बायोमास प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान, वो कहलाता है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। एंड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या है, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर्स। देखिए जो कंज्यूमर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जितने भी प्रोड्यूसर्स होते हैं उस पर फीड करते हैं, और कंज्यूमर्स उन पे फीड करेंगे तो उनका जो बॉडी वेट है, बायोमास है, वो भी इंक्रीज होगा। तो कंज्यूमर्स का बॉडी वेट या बायोमास कितना इंक्रीज हुआ, कितनी फॉर्मेशन हुई जब वो प्रोड्यूसर्स को कंज्यूम करते हैं, ये कहलाता है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी में बायोमास या ऑर्गेनिक मैटर प्रोडक्शन जो होता है
वो बात करते हैं कंज्यूमर्स के बारे में। नेक्स्ट जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होता है उसको टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जिसे कहा जाता है जीपीपी, एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जिसको कहा जाता है एनपीपी। तो जीपीपी क्या है? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किसे कहते हैं? इट इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। जो हमने प्राइमरी प्रोडक्टिविटी पढ़ा कि फोटोसिंथेसिस के दौरान जो ऑर्गेनिक मैटर बनता है प्लांट्स के अंदर वो कहलाता है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेशन लॉसेस इज कॉल्ड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब देखिए प्लांट्स हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, फूड प्रोड्यूस करते हैं, उस फूड का कुछ पार्ट वो अपने रेस्पिरेशन के लिए या अदर एक्टिविटीज के लिए खर्च कर देते हैं। तो जो ये पार्ट रेस्पिरेशन के लिए या अदर एक्टिविटीज में खत्म हो गया, वो ऑर्गेनिक मैटर जो कंज्यूमर्स होंगे उनके लिए अवेलेबल नहीं रहेगा। तो कंज्यूमर्स जो कंज्यूम करेंगे प्रोड्यूसर्स को, उनके लिए क्या ऑर्गेनिक मैटर अवेलेबल रहेगा? वो रहेगा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। कि जो प्लांट्स ने फूड सिंथेसाइज किया, अपने रेस्पिरेशन के लिए कुछ खर्च कर दिया, उसके बाद जितना बचा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहलाएगा। और ये नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ही कंज्यूमर्स के उपयोग के लिए उपलब्ध होगा या प्रेजेंट होगा। तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होगा? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी विल बी इक्वल टू जीपीपी माइनस आर। रेस्पिरेटरी लॉसेस को माइनस कर देंगे ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज अवेलेबल बायोमास फॉर द कंजप्शन टू हेटेरोट्रॉफ्स, चाहे वो हर्बीवोर हो या डिकम्पोजर्स हो। क्लियर है? तो ये नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बायोमास अवेलेबिलिटी होती है कंज्यूमर्स के लिए या फिर हर्बीवोर के लिए। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किन किन बातों पर डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है द प्लांट स्पीसीज इनहेबिटिंग ए पर्टिकुलर एरिया, कि किसी एरिया में कौन सी प्लांट की स्पीसीज है, ये डिपेंड करेगा प्रोडक्टिविटी कैसी होगी उसकी। कुछ स्पीसीज ऐसी होती हैं जिनका प्रोडक्शन रेट ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा ग्रोथ करते हैं, अगर ऐसी स्पीसीज है उनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी। कुछ स्पीसीज प्लांट्स की ऐसी हैं जो प्रोडक्शन रेट है वो स्लो होता है, तो उसकी प्रोडक्टिविटी कम होगी। तो कौन सी प्लांट स्पीसीज है किसी एरिया में, वो प्रोडक्टिविटी को डिफाइन करती है। दूसरा फैक्टर है इट डिपेंड्स ऑन ए वैरायटी ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, कि उस जो एरिया है वहां पे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स कैसे हैं। वो इन्वायरमेंटल फैक्टर है वो फेवर कर रहे हैं प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, ऑप्टिमम कंडीशंस है टेम्परेचर की, एयर की, लाइट की। अगर ये ऑप्टिमम कंडीशंस होंगी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की तो प्रोडक्टिविटी हाई होगी। अगर ठंड ज़्यादा है, टेम्परेचर बहुत कम है, लाइट प्रॉपरली नहीं मिल पा रही है, तो इस केस में जो प्रोडक्टिविटी होगी वो लो होगी। तो ऑप्टिमम कंडीशंस एनवायरनमेंट की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देती हैं और एडवर्स कंडीशंस जो होती हैं वो प्रोडक्टिविटी को घटा देती हैं। नेक्स्ट फैक्टर है अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी ऑफ प्लांट, कि प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी कैसी है, न्यूट्रिएंट्स मिल भी पा रहे हैं या नहीं मिल पा रहे हैं। दूसरा फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी प्लांट्स की कैसी है, अगर फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी ज़्यादा है तो प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा होगी। न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा मिल रहे हैं, ठीक ठाक है, तो सॉइल जो है फर्टाइल है तो प्रोडक्टिविटी हाई होगी। देयरफॉर इट इज वेरीज इन डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम, अलग अलग इकोसिस्टम में प्रोडक्टिविटी अलग अलग होगी। द एनुअल नेट प्रोडक्टिविटी ऑफ होल बायोस्फीयर इज अप्रोक्सीमेटली 170 बिलियन टन्स ड्राई वेट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। अगर पूरे बायोस्फीयर की प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं तो वो होगी एनुअली, एक साल में
170 बिलियन टन, जो कि उसका ड्राई वेट होता है। मतलब उसका अगर पानी सुखा दिया जाए तो इतना ड्राई वेट 170 बिलियन टन एनुअली बायोस्फीयर में प्रोडक्टिविटी होती है, बायोमास प्रोड्यूस होता है। और इसमें से जो कि टोटल प्रोडक्टिविटी है, out of this, despite occupying 70% of the surface, the productivity of oceans is only 55 billion tons। जो ओशियंस हैं 70% है लैंड, जो लैंड है 70% भाग समुद्र से घिरा हुआ है। उसके बाद भी जो प्रोडक्टिविटी का रेट है वो देखिए, टोटल प्रोडक्टिविटी 170 बिलियन थी पूरे बायोस्फीयर की, और जबकि ओशियंस जो कि 70% कवर करते हैं उसकी प्रोडक्टिविटी काफी कम है, जो कि है 55 बिलियन टन्स। ठीक है जी। नेक्स्ट पढ़ते हैं डीकम्पोजिशन। अगला फंक्शन है डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इनटू इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स बाय डिकम्पोजर्स, जिसमें बैक्टीरिया एंड फंगस की बात करते हैं, इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन। ऑर्गेनिक मैटर जो होता है उसको इनऑर्गेनिक, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस या मैटर जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर है उसमें कन्वर्ट करना डिकम्पोजर्स के द्वारा, जो कि बैक्टीरिया फंजाई होते हैं, वो कहलाता है डिकम्पोजिशन। एक पिक्चर आप देख रहे हैं, एप्पल है, देखिए कैसे कैसे डिकम्पोज होके इसकी ऐसा हो जाता है। और डिकम्पोजिशन क्यों जरूरी है? क्योंकि जो भी न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर हैं अभी, जब ये डिकम्पोज होगा तो ये ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स जो हैं वो टूटेंगे इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स में, और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स जो होंगे वो फिर से सॉइल में मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट सॉइल जो होगी इनऑर्गेनिक कंपोनेंट से रिच होगी, और जो भी नेक्स्ट प्लांट्स होंगे या उस सॉइल में उगेंगे उसके लिए वो फेवर करेगी। तो डिकम्पोजिशन एक तरह से जो मिनरल्स हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, उनका एक साइकिलिंग है ताकि वो दोबारा से नेचर में मिल जाएं। दूसरे पिक्चर में आप देख रहे हैं कि कैसे डिकम्पोज हो जाता है स्किन और पूरा सॉइल में मिल जाता है। और डिकम्पोजिशन में दो चीजों के बारे में हम जानते हैं, डेट्राइटस क्या होता है और दूसरा है डेट्रीवोर क्या होते हैं। तो पहले डेट्राइटस पढ़ते हैं। डेट्राइटस होते हैं डेड प्लांट्स रिमेन्स सच एज लीव्स, bark, flowers, and dead remains of animals, including fecal matter, constitute detritus। जो भी प्लांट्स के रिमेनेंट्स रहते हैं, एनिमल्स के रिमेनेंट्स होते हैं, उनकी डेथ के बाद वो सारा डेट्राइटस बनाते हैं। और यही रॉ मटेरियल होता है डिकम्पोजिशन के लिए, कि जो माइक्रोब्स है, फंगस है, इन्हीं रॉ मटेरियल को यूज करती है, डिकम्पोज करती है, और इनऑर्गेनिक जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको सॉइल में या नेचर में ऐड कर देती है। दूसरा डेट्रीवोर क्या होते हैं? ये वो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स दैट फीड ऑन डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। जो ऑर्गेनिक मैटर होता है, डेट्राइटस होता है, उसको फीड करते हैं, तोड़ते हैं, उन्हें कहा जाता है डेट्रीवोर, जिसमें पढ़ते हैं अर्थवॉर्म, टर्माइट्स और स्नेल्स के बारे में, ये डेट्रीवोर कहा जाता है। एक है डीकम्पोजर। अगर डीकम्पोजर की बात करते हैं, यहाँ पे डेट्रीवोर समझ में आ गया। डीकम्पोजर, डीकम्पोजर में हम बात करते हैं फंगस की, फंगस एंड बैक्टीरिया की। जो फंगस होती है और बैक्टीरिया होती है ये डीकम्पोज करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को एंड कॉल डीकम्पोजर्स। अब स्टेप्स कौन कौन से डीकम्पोजिशन में, ऑर्गेनिक मैटर का डीकम्पोजिशन कैसे कैसे होता है, स्टेप्स के बारे में पढ़ते हैं। ये स्टेप्स है फ्रेगमेंटेशन, फर्स्ट स्टेप, सेकंड इज लीचिंग, थर्ड इज कैटाबॉलिज्म, फोर्थ इज ह्यूमिफिकेशन एंड लास्ट मिनरलाइजेशन। दीज आर द स्टेप्स ऑफ डीकम्पोजिशन। डिटेल में जानते हैं इनके बारे में। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? व्हाट इज फ्रेगमेंटेशन? It is the process of break down detritus into smaller particles
इट इज डन बाय डेट्रीवो। जो प्लांट्स के रिमेनेंट्स हैं, मान लो एक पौधा है, उससे पत्ते झड़ गए, उसके फूल झड़ गए जमीन पे, तो जो डेट्रीवोर्स हैं जैसे अर्थवर्म है, क्या करेगा, उन पत्तों को छोटे छोटे भागों में बांट देगा, फ्रेगमेंट बना देगा, तोड़ देगा। ये प्रक्रिया कहलाती है फ्रेगमेंटेशन। सेकंड इज लीचिंग। लीचिंग में क्या होता है, द सॉल्यूबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स dissolve in water and goes down to soil and get precipitated is called लीचिंग। जो भी इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स वाटर सॉल्युबल होते हैं वो वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं, और डिजोल्व होने के बाद सॉइल में नीचे चले जाते हैं, प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। इस स्टेप को कहा जाता है लीचिंग। थर्ड इज कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में क्या होगा, डिकम्पोजर्स, बैक्टीरिया, फंजाई रिलीजेस एंजाइम to decompose detritus into simple inorganic compounds। जो भी डिकम्पोजर्स होते हैं, बैक्टीरिया और फंगस, वो एंजाइम रिलीज करते हैं, और जो ऑर्गेनिक मैटर होता है डेट्राइटस के अंदर, उसको सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देते हैं, एंड इट इज कॉल्ड कैटाबॉलिज्म। फोर्थ स्टेप है ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमिफिकेशन में क्या होता है, simplified detritus converted to humus is called humification। जनरली डेट्राइटस से ह्यूमस का बनना ह्यूमिफिकेशन कहलाता है। अब ह्यूमस शब्द आया, ह्यूमस वर्ड जो है, ह्यूमस क्या होता है, ह्यूमस इज ए डार्क अमोर्फस सब्सटेंस, एक काले कलर का सब्सटेंस होता है जो कि हाईली रेजिस्टेंट होता है माइक्रोबियल एक्टिविटी के लिए। इसका डिकम्पोजिशन स्लोली होता है, और एक तरह से रिजर्वर का काम करता है न्यूट्रिएंट्स के लिए। जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं इसमें एक तरह से बाइंड हो जाते हैं, और बाद में इसका डिकम्पोजिशन धीरे धीरे होता है, और न्यूट्रिएंट्स जितने भी होते हैं वो सॉइल में, नेचर में मिला दिए जाते हैं। इस पिक्चर में आप देख रहे हो, ये जो काला काला आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें सारे डेट्राइटस हैं, पत्ते गले सड़े काले काले रंग में बदल जाते हैं सॉइल के साथ, और ये जो ब्लैक ब्लैक आपको दिखाई दे रहा है सॉइल का पार्ट, ये कहलाता है ह्यूमस। ठीक है, और ह्यूमस एक रिच सोर्स होता है न्यूट्रिएंट्स का, जिसके बाद जिससे प्लांट्स को धीरे धीरे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो डिकम्पोजिशन के बाद मिल जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज मिनरलाइजेशन। Humus is degraded by some microbes and releases inorganic substances, CO2, H2O, minerals, etc., nutrients, calcium, magnesium, potassium, etc. तो इस ह्यूमस जो था, ह्यूमस का मिनरलाइजेशन होगा, ह्यूमस जो होगा वो ब्रेक डाउन होगा, और ब्रेक डाउन होने के बाद में जितने भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं वो सॉइल में फिर से मिल जाते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड मिनरलाइजेशन। तो बच्चों, इन 5 स्टेप्स के बाद कोई भी गली सड़ी चीजें हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, और जितने भी इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं वो सॉइल के अंदर फिर से मिल जाते हैं। ऐसे बहुत सारी पिक्चर्स आपने देखी होंगी कि कोई एनिमल मर जाता है, कुछ दिन के बाद में, जैसा कि लास्ट पिक्चर में अभी आपने देखा कि उसकी हड्डियां आपको दिखाई देती हैं, बाकी उसका जो भी फ्लैश होता है, अदर पार्ट्स होते हैं, वो सारा डिकम्पोज हो जाता है। और ये कौन करता है, ये करते हैं डिकम्पोजिशन। तो एक तरह से नेचर जो होता है उसका एक साइक्लिक प्रक्रिया है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को फिर से एड ऑन करने की। इस पिक्चर में आप देख रहे हैं एनसीईआरटी से ली गई पिक्चर है कि प्लांट है, इसका लीफ है, लीफ जितने भी डेट्रीवोर्स हैं डिकम्प उसने तोड़ा, फ्रेगमेंटेशन किया, फ्रेगमेंटेशन हुआ, उसके बाद में ये फिर ऑर्गेनिक सॉइल के अंदर मिल गया, ह्यूमस बन गया। कुछ पार्ट हैं ये डिकम्पोजर्स हैं, उसने उसका ब्रेक डाउन किया। तो अल्टीमेटली क्या होता है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जितने हैं वो सॉइल में फिर से मिल जाते हैं, सॉइल रिच हो जाती है, और ये सब्सटेंसेस फिर से प्लांट के द्वारा या जो भी वहाँ पे प्रोड्यूसर्स हैं उसके द्वारा यूज किए जाते हैं, और ये साइक्लिक प्रक्रिया से चलती रहती है। अगर ये न्यूट्रिएंट्स जितने भी हैं, अगर मान लीजिए डिकम्पोजर्स ना होते, इसका डिकम्पोजिशन ना होता, तो ये ऑर्गेनिक मैटर जितना भी है दोबारा से इनऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट नहीं होता, और जो सॉइल होती इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती, जो कि प्रोडक्शन के लिए काफी हेल्दी नहीं होता।
फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो डिकम्पोजिशन को अफेक्ट करते हैं, किससे डिकम्पोजिशन अफेक्ट होता है? पहला है केमिकल कंपोजिशन ऑफ डेट्राइटस, कि जो डेट्राइटस है उसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है। डिकम्पोजिशन इज लार्जली एन ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस, कि जो ऑक्सीजन इसको चाहिए होता है डिकम्पोज करने के लिए। द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इज कंट्रोल्ड बाय केमिकल कंपोजिशन ऑफ डेट्राइटस। Decomposition rate will be slow when detritus is rich in lignin and chitin. अगर जो डेट्राइटस है उसके अंदर लिग्निन या काइटिन से वो बना हुआ है, कंपोजिशन उसकी ये है, तो उसका डिकम्पोजिशन काफी टाइम लेता है, स्लो होता है, क्योंकि ये लिग्निन और काइटिन जो मॉलिक्यूल होते हैं इनको ब्रेक डाउन करने के लिए काफी टाइम लगता है, ये काफी हार्ड होते हैं, तो ये स्लो प्रक्रिया होती है इनकी डिकम्पोजिशन की। अगर किसी सब्सटेंस के अंदर या डेट्राइटस के अंदर सुगर्स हो या नाइट्रोजन रिच हो डेट्राइटस, तो उसका जो डिकम्पोजिशन होता है वो फास्ट होता है। तो अगर डेट्राइटस किस चीजों का मिलकर बना है, उसकी कंपोजिशन क्या है, उस पे डिकम्पोजिशन का रेट निर्भर करता है। लिग्निन काइटिन जैसे है तो स्लो डाउन होगा, और अगर वो न्यूट्रिएंट रिच जैसे नाइट्रोजन या शुगर रिच है तो उसका डिकम्पोजिशन फास्ट होता है। दूसरा क्लाइमेटिक कंडीशंस की बात करते हैं, कि जो डिकम्पोजिशन होता है वो क्लाइमेटिक कंडीशंस पे भी डिपेंड करता है। अगर वार्म और मॉइस्ट एनवायरनमेंट होगा, मॉइस्चर काफ़ी होगा, गर्मी होगी, तो डिकम्पोजिशन काफ़ी फास्ट होता है। जैसे कि गर्मी में आपने देखा होगा कि जो भी खाना वाना होता है हमने रखा होता है वो जल्दी से खराब हो जाता है, क्योंकि उसमें माइक्रोब्स होते हैं वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं, क्योंकि मॉइस्ट एनवायरनमेंट, वार्म वेदर उनके लिए फेवरेबल कंडीशंस होती हैं। जबकि लो टेम्परेचर और एनारोबिक कंडीशन ये डिकम्पोजिशन को इनहिबिट करती हैं। अगर टेम्परेचर काफ़ी कम होगा, जैसा कि हम देखते हैं गर्मियों में जो खाना होता है रेफ्रिजरेटर के अंदर रखते हैं ताकि टेम्परेचर कम रहे, माइक्रोब्स वहाँ ग्रो नहीं करते, और कंडीशन अगर एनारोबिक हो, ऑक्सीजन ना हो, तो भी डिकम्पोजिशन का जो प्रक्रिया काफ़ी स्लो डाउन रहती है। तो बच्चों, इस चैप्टर में हमने जो भी पढ़ाया अच्छे से आपके समझ में आ गया होगा। रिमेनिंग पार्ट है वो जो सेकंड पार्ट होगा इस लेक्चर का, हम उसमें अच्छे से पढ़ेंगे।